नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम दिलीप बिल्डकॉन के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाते हैं। हम उनके वैल्यूएशंस के बारे में देखेंगे और एंड में देखेंगे कि ये स्टॉक फिलहाल में ठीक लेवल पे बाइंग के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। दिलीप बिल्डकॉन का जो बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन ये सेगमेंट से रिलेटेड है और उनका रोड कंस्ट्रक्शन ये सेगमेंट में वो एक लीडर है, यानी इंडिया में नंबर 1 है। तो यह कंपनी 1988 में शुरू हुई थी, जिसको दिलीप सूर्यवंशी इन्होंने चालू किया था और वो कंपनी के करंट प्रमोटर है। इसके बाद उनके जो पार्टनर है जिनका नाम है देवेंद्र जैन, तो इन्होंने ये जो कंपनी है उनको 1995 में ज्वाइन किया था और वो फिलहाल में कंपनी के सीईओ है। तो पहले दिलीप बिल्डकॉन मोस्टली हाउसिंग या जो कमर्शियल या रेसिडेंशियल हाउसिंग ये प्रोजेक्ट है उसमें वो मोस्टली उन्होंने चालू किया था और 1993 में उन्होंने अंसल का जो ग्रुप है उनका एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने एग्जीक्यूट किया था। पर उसके बाद में देखोगे तो कंपनी अभी मेजरली सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन ये सेगमेंट में ही फोकस्ड है और आप देखोगे तो 2007 तक ये जो कंपनी का नाम है वो दिलीप बिल्डर्स था और बाद में कंपनी ने जो नाम है वो दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड ये चेंज करके रखा था। और उसके बाद में आप देखोगे तो जो 2007 के आसपास है उसके बाद में जो डाउन ट्रेंड शुरू था कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन ये सेगमेंट में पर्टिकुलरली काफी प्लेयर जो थे वो लॉस बना रहे थे, क्योंकि वो टाइम कुछ अलग मॉडल था जिसको बीओटी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़े डिटेल में बाद में देखेंगे। तो यही समय में दिलीप बिल्डकॉन काफी अच्छे से ग्रो कर रहा था और इसीलिए मुझे लगता है कि उनका जो बिजनेस है या उनका जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है वो बाकी प्लेयर से थोड़ा अच्छा है। आप दिलीप बिल्डकॉन के 2019 के रेवेन्यूज देखोगे तो उनके 80% के जो रेवेन्यूज है वो रोड कंस्ट्रक्शन यही सेगमेंट से आते हैं और अराउंड 15% के जो रेवेन्यूज है उनके माइनिंग से आते हैं। इसके अलावा उन्होंने थोड़ा इरिगेशन में भी डाइवर्सिफाई किया है और इसके अलावा उन्होंने मेट्रो ये जो सेगमेंट है उसमें रिसेंटली काम शुरू किया है, जिसपे वो 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो उनके 66% के जो रेवेन्यूज है वो एनएचआई बॉडी से आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक्ड है और इसके अलावा उनके 15% के जो रेवेन्यूज है वो उनको स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं। तो और दिलीप बिल्डकॉन ने 1988 में जो बिजनेस शुरू किया था तो उन्होंने भोपाल में शुरू किया था, क्योंकि वो भोपाल बेस्ड एक कंपनी है जो मध्य प्रदेश में आता है। और उसके बाद में अभी आप 2019 में देखोगे तो उनके ऑलमोस्ट 17 डिफरेंट स्टेट में उनका प्रेजेंस है। तो आप इससे ये देख सकते हो कि उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो पूरे इंडिया में कैसे ग्रो किया है। तो आप देखोगे तो उनके जो मेजर रेवेन्यूज है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक से आ रहे हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि 2014 में मोदी जी ने इलेक्शन जीता था और उसके बाद में गडकरी जी के अंडर जो रोड कंस्ट्रक्शन ये जो सेगमेंट आया, ये जो सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा उन्होंने डेवलपमेंट किया था। और 2018-19 ये फाइनेंशियल में ईयर में आप देखोगे तो टोटल 10,800 किलोमीटर इतने हाईवे बने थे और पर डे ये जो उनका एवरेज है वो अराउंड 32 किलोमीटर पर डे इतना एवरेज था। और अभी गडकरी जी ने ये बताया कि ये जो करंट ईयर है 1920 फाइनेंशियल ईयर उसमें वो जो कंस्ट्रक्शन का स्पीड है वो और बढ़ा के 40 किलोमीटर पर डे इतना उन्होंने टारगेट किया है। और इसके अलावा ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर वो ये साल में उन्होंने प्लान किया है कंस्ट्रक्शन करने का। और आप देखोगे तो 2017 में उन्होंने एक अलग उनका जो एक प्लान है या एक उन्होंने भारतमाला करके एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था और जिसमें उन्होंने ये प्लान किया है कि 2022 तक वो ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर के हाईवेज बनाने वाले हैं। और इसके अलावा जो सारे रोड्स है वो मिला के ऑलमोस्ट 85,000 किलोमीटर इतने वो रोड बनाने वाले हैं। तो इसको जो टोटल कैपिटल लगने वाला है वो ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ इतना कैपिटल लगने वाला है। तो ये जो देख के आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है रोड्स को लेके। और आप यही कंपेयर करोगे कांग्रेस गवर्नमेंट से तो उन्होंने 2014 तक सिर्फ 2 किलोमीटर पर डे इतना कंस्ट्रक्शन किया था और यही बढ़ के बीजेपी गवर्नमेंट में 2018-19 या फाइनेंशियल ईयर में 32 किलोमीटर पर डे इतना उन्होंने बढ़ा दिया था। और इसका ये एक पर्टिकुलर रीजन है, जैसे कि आपको पता होगा कि 2014 तक मोस्टली कांग्रेस गवर्नमेंट में 2 मॉडल्स होते थे, एक होता है ईपीसी मॉडल और दूसरा है बीओटी मॉडल। तो ईपीसी ये जो मॉडल था उसमें मेजरली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो गवर्नमेंट करती थी और जो बीओटी मॉडल था जो टोल बेस्ड मॉडल था उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी ये जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टर होते हैं वो करते थे। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता था क्योंकि जो ईपीसी मॉडल था इसमें गवर्नमेंट के पास सपोज कुछ पैसा नहीं रहता था या कुछ लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाता था। तो ये जो प्रोजेक्ट्स थे वो काफी पेंडिंग होते थे और इसीलिए प्राइवेट प्लेयर को भी इसका काफी ज्यादा नुकसान होता था। और दूसरा जो टोल बेस्ड मॉडल था तो वो सारा जो इन्वेस्टमेंट रहता था वो प्राइवेट प्लेयर को करना पड़ता था और उसके बाद में जितने कार्स पास होगी या जितना टोल कलेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली उनका जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट होता था। तो इसीलिए नितिन गडकरी इन्होंने एक जो बीच का रास्ता निकाला जिसको बोलते हैं HAM यानी हैम,
तो हैम इसका मतलब हाइब्रिड एन्युअलिटी मॉडल ऐसा करके उन्होंने एक नया मॉडल निकाला था। तो इसमें क्या होता है कि 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट करेगी और 60% जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो करेंगे। और इसीलिए इसके बाद में क्या हो गया कि जो स्पीड था एग्जीक्यूशन का वो काफी बढ़ गया और जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे वो काफी आगे जाके बढ़ गए। और मुझे लगता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर सेक्टर है वो फ्यूचर में काफी ग्रो हो सकता है। और आप देखोगे तो दिलीप बिल्डकॉन के पास फिलहाल में 21,000 करोड़ के ऑर्डर बुक अवेलेबल है और उसमें से आप देखोगे तो उनके जो पर्टिकुलर दिलीप बिल्डकॉन ये प्लेयर है वो अपने एग्जीक्यूशन क्वालिटी और टाइमली एग्जीक्यूशन के लिए काफी वो फेमस है। तो आप देखोगे तो मोस्टली उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 50, 100 या 200 डेज पहले खत्म कर देते हैं और इसलिए उनको जो अर्ली कंप्लीशन बोनस होता है वो उनको मिल जाता है। इसीलिए आप देखोगे तो 2012 टू 2019 ये पीरियड में उन्होंने ऑलमोस्ट 440 करोड़ के जो उनके अर्ली कंप्लीशन बोनस थे उन्होंने विन किए थे। और इसके कुछ अलग अलग रीजन है वो हम देखते हैं। तो दिलीप बिल्डकॉन ये जो प्लेयर्स है तो उनके जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के उनके जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रहते हैं तो उन्होंने सारे वो बाय किए हैं और उन्होंने रेंट नहीं किए हैं। और आप यही कंपेयर करोगे तो बाकी जो कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स होते हैं वो ये जो सारे इक्विपमेंट रहते हैं वो रेंट पे लेते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो दिलीप बिल्डकॉन का स्ट्रैटेजी है पर्टिकुलरली वो काफी अच्छा है क्योंकि मैनेजमेंट ये कह रही है कि सपोज हमने कोई एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट रेंट करते हैं तो लॉजिस्टिक का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है या उनको वो क्वालिटी के इक्विपमेंट जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते नहीं है और ये ऐसे काफी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उसकी जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट होता है वो काफी डिले हो जाता है। तो इसीलिए दिलीप बिल्डकॉन ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो सारे प्रोजेक्ट के जो इक्विपमेंट है वो सारे खरीद लेते हैं और बाद में उनको जो स्पीड होता है वो जो स्पीड है वो अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो दिलीप बिल्डकॉन कुछ भी सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, यानी उनके जो प्रोजेक्ट्स है वो सारे अपने खुद ही डेवलप करते हैं और इसीलिए उनके जो मार्जिन है वो काफी बेटर है कंपेयर टू उनके जो कॉम्पिटिटर्स है। तो आप देखोगे तो दिलीप बिल्डकॉन के जो मार्जिन है ऑलमोस्ट 17-18% के मार्जिन है और वो काफी बेटर है कंपेयर टू बाकी प्लेयर्स। इसके अलावा उनके जो टोटल एम्प्लॉयज है वो अराउंड 35,000 के एम्प्लॉयज दिलीप बिल्डकॉन के पास है और ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज जो है वो दिलीप बिल्डकॉन के पास है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उनके जो एग्जीक्यूशन का उनका जो कैपेबिलिटी है यानी वो इतना फास्टली या काफी पहले समय से वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो उन्होंने बीच में एक स्ट्रेम ये जो ग्रुप है उसके साथ डील की थी और उसमें उन्होंने 24 जो प्रोजेक्ट्स है उनको अराउंड 16,000 करोड़ में बेचा था। और आप देखोगे तो ये जो प्रोजेक्ट्स है उनमें काफी अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स है, उसमें से 6 जो प्रोजेक्ट थे वो हैम बेस्ड भी थे। और मुझे लगता है कि इन्होंने बेचा इसीलिए क्योंकि दिलीप बिल्डकॉन को एक असेट लाइट कंपनी रहना है और उनको ये जो पर्टिकुलरली उनका जो कंस्ट्रक्शन है इसमें ही ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनकी ईपीसी के काफी अलग अलग प्रोजेक्ट्स है और इसमें से उनका जो मुंबई नागपुर ये जो सुपर हाईवे या मेगा हाईवे का जो प्रोजेक्ट है वो 1600 का प्रोजेक्ट है और इस पे अभी फिलहाल में काम चालू है। इसके अलावा आप देखोगे कि उनके हैम के भी काफी अलग अलग प्रोजेक्ट्स है और इसमें से उनके बैंगलोर और मैसूर में सबसे बड़े जो 2 प्रोजेक्ट्स है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फिलहाल कंपनी ने माइनिंग ये सेगमेंट में भी डाइवर्सिफाई किया था और उन्होंने 2018 में सबसे बड़ी ऑर्डर उन्होंने जीती थी जो 33,000 करोड़ की है और दिलीप बिल्डकॉन को ये जो ऑर्डर है वो नेक्स्ट 55 ईयर्स में कंप्लीट करनी है। इसके अलावा फिलहाल में उन्होंने मेट्रो ये जो सेगमेंट है इसमें भी कुछ अलग अलग ऑर्डर जीते थे और उसमें उन्होंने भोपाल और इंदौर ये जो मेट्रो है इसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू किया है। अभी हम दिलीप बिल्डकॉन के थोड़े फाइनेंशियल्स देखते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2015 में उनके जो रेवेन्यूज थे वो ऑलमोस्ट 25-2600 करोड़ के थे और 2019 में आप देखोगे तो ये रेवेन्यूज काफी बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट 9,100 करोड़ के उन्होंने रेवेन्यू लास्ट ईयर में किए थे। यानी उन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 32% के जो रेवेन्यूज है वो ग्रो किए हैं और यही प्रॉफिट्स देखोगे तो उन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 63-64% के प्रॉफिट में ग्रोथ की थी। तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और वो काफी अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। इसके अलावा देखोगे तो उनके जो डेट टू इक्विटी ये रेशो है वो काफी कम हो चुका है और अभी फिलहाल में उन्होंने ऑलमोस्ट 1 का डेट टू इक्विटी रेशो अचीव किया है और कंपनी या मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये आगे जाके 0.8-0.7 के आसपास डेट टू इक्विटी रेशो आ सकता है। इसके अलावा उनके जो वर्किंग कैपिटल के डेज होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वो भी काफी कम हो गए हैं और मुझे लगता है कंपनी के लिए काफी अच्छा है। अभी हम दिलीप बिल्डकॉन के थोड़े वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देखोगे तो उनका करंट मार्केट कैप ऑलमोस्ट 6,600 करोड़ के आसपास है और ये उनका पी जो है वो ऑलमोस्ट 7 या 8 या 9 के आसपास वो उनका पी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है स्टॉक काफी चीप है वैल्यूएशन वाइज, पर इधर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है प्रमोटर के साइड में क्योंकि आप देखोगे तो मैंने ऐसा सुना कि उनके थोड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस है और इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है। या दूसरा एक प्रॉब्लम मुझे ये देख रहा है कि उनके 22% के पहले शेयर प्लेस थे वो फिलहाल में बढ़ के अभी 28% के आसपास हो गए हैं और ये जो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है ये काफी गवर्नमेंट में भी डिपेंड करता है। इसीलिए मुझे थोड़ा ये प्रमोटर्स या उनके बिजनेस के लिए थोड़ा डाउट है और इसीलिए ये जो स्टॉक है
वो पर्टिकुलरली मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि उनका डेट टू इक्विटी रेशो भी आप देखोगे तो 1 के आसपास है, और मुझे ज़्यादा डेट वाली कंपनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और इसीलिए ये जो स्टॉक है वो मेरे पोर्टफोलियो में करंटली होल्ड नहीं कर रहा हूँ, और आगे जाके भी मैं ये होल्ड नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा ये जो फोकस है, मुझे पर्टिकुलर ऐसे स्टॉक देखने हैं कि वो काफ़ी स्टॉक मुझे रिजेक्ट करने हैं। सपोज 10 स्टॉक्स में एनालाइज करता हूँ तो 10 में से 9 स्टॉक में मुझे रिजेक्ट ही करना है, क्योंकि एक जो बचा हुआ स्टॉक रहेगा उसमें मैनेजमेंट और बिजनेस के रिगार्डिंग मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा, और ऐसे ही जो स्टॉक्स है वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो इसीलिए हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम स्टॉक अवॉइड करने हैं और उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, और सारा देखने के बाद उनके मैनेजमेंट, बिजनेस और सारा जो उनके पर्टिकुलर बिजनेस के अलग अलग रेवेन्यूज होते हैं या सेगमेंट है, इसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो गए तो आगे जाके तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऐसे स्टॉक्स में, और तभी आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप ये वीडियो जैसे इन्वेस्टिंग पर बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।